जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का एके सेल्फ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पॉलीटेक्निक के लिए। तो पॉलीटेक्निक 5 सेमेस्टर में जितने भी दोस्त हैं उनके लिए हम एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिनका नाम है RSE रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। अगर आप अब देरी किए तो आप चूक सकते हैं। आप में क्या लग सकती है? बैक लग सकती है। याद रखना, बैक लग सकती है। और आप इसको पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा और बहुत जल्द ही 5-6 दिन में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप इसको पढ़िए, बढ़िया अच्छे से पढ़िए आप सभी लोग। और जितने भी स्टूडेंट हैं सब जगह फैला दीजिए कि अब चालू हो गया है एके सेल्फ स्टडी में, बिना पैसों के बिना रुपयों के चालू हो गया है। तो आज हम करते हैं स्टार्ट RSE रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आज का यूनिट फर्स्ट है। क्या कहता है यूनिट ऑफ फर्स्ट? बेसिक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मूल तत्व क्या हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि आधुनिक युग से जब से मानव का जन्म हुआ तो ऊर्जा की बहुत ही आवश्यकता है। तो ना तो ऊर्जा को कभी खत्म किया जा सकता है, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा आखिर कितने प्रकार की होती है? आपका फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले यही टॉपिक दिया है कि ऊर्जा का क्लासिफिकेशन क्या है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो आज इसी की चर्चा हम कर लेते हैं पहले टॉपिक की कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो आप समझ लेना कि एक होती है प्राकृतिक ऊर्जा, क्या, जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है। जो ऊर्जा सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है, याद रखना, जैसे आपने जल प्रकृति से प्राप्त हुआ। कोयला कहीं से मिल गया तो वो तो प्रकृति से ही प्राप्त हो रहा है ना। प्रकृति का मतलब जो इस जमीन से प्राप्त हो रहा है, ऊपर यानी आकाश से। जैसे सूर्य भी एक किस प्रकार की प्राकृतिक ऊर्जा ही तो है हमारी। तो जैसे हमारा जो प्राथमिक ऊर्जा क्या है? तो प्राथमिक ऊर्जा जो ऊर्जा हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे कोयला, तेल, गैस, बायोमास, उस ऊर्जा को हम प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं, यानी प्राइमरी एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो याद रखना प्राइमरी एनर्जी क्या हो गई। अब सेकेंडरी एनर्जी यानी द्वितीयक ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जब हम प्राइमरी ऊर्जा का प्रयोग करके जब जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उस ऊर्जा को हम सेकेंडरी ऊर्जा यानी द्वितीयक ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमने कोयले का प्रयोग कर दिया, क्या किया? कोयले से हमने पावर प्लांट में बिजली बना ली। अब बिजली हमको क्या मिल गई? द्वितीयक ऊर्जा के रूप में मिल गई कि नहीं मिल गई? तो ये हमारी द्वितीयक ऊर्जा हो गई। तो आपको समझ में आया, जो प्रकृति से प्राप्त हो उसे प्राथमिक ऊर्जा, जैसे मैं बता देना कोयला, तेल, गैस, बायोमास। और द्वितीयक ऊर्जा जब हम प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग कर दें तो वो ऊर्जा द्वितीयक ऊर्जा बन जाती है, याद रखना। इसके बाद हम वाणिज्यिक ऊर्जा और अवाणिज्यिक ऊर्जा की बात करते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा यानी कमर्शियल एनर्जी और नॉन कमर्शियल एनर्जी, याद रखना ये क्या होता है? जो ऊर्जा बाजार में पैसों से मिले। जब आप कभी जाते हैं, जैसे आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो आप क्या करते हैं? जो ऊर्जा, जैसे आपके अपने घर में बिजली लगवाए हैं तो क्या इसका पैसा नहीं देते हैं ना पैसा। तो याद रखना जो ऊर्जा बाजार में पैसों से खरीदने से मिल जाती है उस ऊर्जा को हम वाणिज्यिक ऊर्जा यानी कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। जैसे बिजली, आप सिलेंडर खरीदते हैं, यानी गैस भी क्या है? एक प्रकार की क्या है? हमारी वाणिज्यिक ऊर्जा यानी कमर्शियल एनर्जी है। तेल क्या है? आप खाते हैं सब, ये क्या होता है? आप ये एक प्रकार का कमर्शियल एनर्जी ही है। जैसे मिट्टी का तेल, आप भी तो उससे दीपक जलाते थे पहले जब लाइट नहीं हुआ करती थी। तो वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत आपने समझा कि जो ऊर्जा हमें पैसों से खरीदने से मिल जाती है उस ऊर्जा को हम वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद अवाणिज्यिक ऊर्जा, जो ऊर्जा हमें प्रकृति से प्राप्त होती है जिसके लिए हमें पैसे नहीं देने होते हैं, उस ऊर्जा को हम अवाणिज्यिक ऊर्जा जिसे नॉन कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। जो ऊर्जा बिना पैसे के मिल जाती है प्रकृति में ही, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? अवाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा। आप वायु पैसों में खरीदते हैं? नहीं ना, पैसों में नहीं खरीदते। तो याद रखना अवाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है। इसके बाद नवीनीकरणीय ऊर्जा और अनवीनीकरणीय ऊर्जा, ये क्या होता है? हम बात करते हैं रिन्यूएबल
सिंगल सोर्स की। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? नवीनीकरणीय ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो आधुनिक युग में मानव के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि यह कभी समाप्त नहीं होती। अगर समाप्त भी हो गई तो हम इसे उत्पन्न कर लेंगे, फिर से इसको बना लेंगे। जैसे बिजली, हमने बिजली को कोयले से बनाया, अगर वो खत्म भी हो गई बिजली तो उसको हम पुनर्निर्माण कर लेंगे। आपने न्यूक्लियर प्लांट में, न्यूक्लियर से अगर आपने बनाया, नाभिकीय ऊर्जा से बनाया, तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, बिजली निकलती है, तो उसका प्रयोग कर, और उसमें प्रदूषण भी नहीं होता। जैसे आप कोयला जलाएंगे तो उसमें प्रदूषण होगा, लेकिन नवीनीकरणीय ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होगा। तो यह क्या होती है? जो कभी ऊर्जा समाप्त नहीं होती और अप्रदूषणकारी होती है। ठीक, उस ऊर्जा को हम नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल में क्या है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, इस तरह की ऊर्जा आती है। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं कि यह परंपरागत ऊर्जा होती है, यानी सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है और यह समाप्त हो जाएगी। जैसे आप कोयला सुने हैं, कोयले का सबसे अधिक भंडार कहाँ कहाँ है? तो आप याद रखना, रूस में है, चाइना में है, और चाइना के बाद यूएसए यानी अमेरिका में भी है। यूएसए यानी अमेरिका में, भारत में भी भंडार हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो है बहुत सारे भंडार हैं, लगभग 70% तो इसी रूस के पास ही है। पूरे विश्व में 70% इन्हीं के तीनों के पास है। ठीक, तो ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा, यह कहा जाता है कि 2050 तक जो है, 2050 तक ये जो है कोयला समाप्त हो जाएगा। अब देखो क्या होता है। तो यह ये प्रदूषणकारी ऊर्जा भी है। ये क्या है? प्रदूषणकारी, ये प्रदूषण फैला देता है। पेट्रोल ये प्रदूषण ही तो फैलाता है। तो आप ऊर्जा के बारे में जितने भी ऊर्जा के टाइप्स थे आपने देख लिया। अब आपको क्या दिखाते हैं? अब आपको दूसरा जो टॉपिक की बात आती है, उस टॉपिक को हम कहते हैं कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड वाइंड पावर जनरेशन। ठीक, हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं आज आपको। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक कर रहे, आप सबको बता दीजिए कि आपका क्लास स्टार्ट हो गया है। धुआंधार आप तैयारी करते रहिए। अब आपको बताते हैं बहुत ही अच्छी चीज क्या है। देखो, कैपेसिटी फैक्टर, यानी कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? देखो, कैपेसिटी फैक्टर ये होता है कि जैसे आपका कोई विद्युत पावर प्लांट है, अब इस पावर प्लांट से जैसे आप कोयला से बिजली बना रहे हैं, क्या आप कोयले से बिजली बना रहे हैं, आप जैसे गैस से बिजली बना रहे हैं, आप वायु से बिजली बना रहे हैं, किसी भी चीज से बिजली बना रहे हैं। अब इसको जैसे अब आप इससे बिजली बनाएंगे तो आपको इसमें से जैसे आप मान लो 100% में आपको जितना, इससे जैसे मान लो कोयले से आपको 70% जो है बिजली मिलना चाहिए। जब ये 70% ना दे पाए, तो क्या होगा? जब ये 70% ना दे पाए तो यानी ऊर्जा का कुल उत्पादन, वास्तविक ऊर्जा का कुल उत्पादन कितना हुआ? वास्तविक ऊर्जा का कुल उत्पादन कितना हुआ? वास्तविक ऊर्जा का कुल उत्पादन, यानी इसमें होना चाहिए था 70%, लेकिन 70% की जगह पे हमें मिला 50%। कितने का घाटा हुआ? 20% का इस पावर प्लांट से हमें घाटा हुआ, नहीं मिला 20%। इसके बाद और क्या हुआ? अधिकतम संभव, यानी अधिकतम कितना उत्पादन होना चाहिए? अधिकतम उत्पादन क्षमता, यानी वास्तविक ऊर्जा का कुल उत्पादन बटे अधिकतम ऊर्जा का अधिकतम उत्पाद क्षमता क्या होनी चाहिए उसकी। तो जैसे मान लो कोयला से 70% बिजली बनानी चाहिए, लेकिन ये दिया 50%, यानी 50 कुल प्राप्त हुआ ना हमें, तो कुल हमें 50% प्राप्त हुआ। अधिकतम उत्पादन कितना होना चाहिए? 70। ठीक, हमें घाटा कितने का हुआ आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो है आप समझे होंगे। अब जो है हम इसमें से और क्या बात करते हैं कि जैसे आप सोलर एनर्जी को अपना कितना देना चाहिए। सोलर एनर्जी को सोलर पावर प्लांट जैसे अपना लगाते हैं, तो यहाँ आपको ये जो देना चाहिए 10 से 25% इसको देना चाहिए। लेकिन अगर ये इससे कम दे रहा है, तो आपको क्या हो रहा है
कैपेसिटी फैक्टर आपका बहुत ही कम है, आप जो है घाटे में जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद आपका और क्या है, आपको वायु से कितना, वायु ऊर्जा मन से वायु पावर प्लांट लगाए हैं, यानी तो वायु से कितना प्राप्त होना चाहिए, आपको 25% प्राप्त होना चाहिए, 25%। लेकिन अगर 25% नहीं प्राप्त हो रहा है, जैसे आपने 100% प्राप्त करने की कोशिश की, 100% प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अब 100% दिया, लेकिन आपको 25% प्राप्त होना चाहिए ऊर्जा वायु से, लेकिन नहीं मिल रही, तो अगर इसमें 20 मिल रही तो हमें 5% का घाटा हो रहा है। इसके बाद वायु के बाद जैसे आपको जल ऊर्जा से जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत पावर प्लांट में आपको बिजली मिलना चाहिए कितने परसेंट, 40% मिलना चाहिए। अगर 40% नहीं मिल रही तो फिर भी घाटा है। ठीक, तो यहाँ हम बता रहे हैं कि आपको कितना मिलना चाहिए, हर पावर प्लांट से कितना मिलना चाहिए। अगर इतना नहीं मिल रहा तो आपको घाटा हो रहा है। ठीक, इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट से कितना मिल रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से कितना मिल रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है आपको मिलना चाहिए 90%, और इससे मिल भी जाता है। ठीक, तो इतना बातें आप समझे होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अपने सारे दोस्तों में फैला दीजिए जितने भी पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट हैं। जय हिंद।